नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 3 का परिचय पाठ, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मैं चैप्टर का वीडियो कवर करता हूं, उससे पहले मैं उसका परिचय वाला पार्ट करता हूं। तो ठीक वैसे ही आज अध्याय 3 का परिचय वाला पार्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों पे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम इसके बारे में समझ लें कि दो चर वाले ये समीकरण होते क्या हैं। क्या दिया कि दो चर वाले, दो चर मतलब, पर समझते हैं चर मतलब क्या हुआ। तो चर का मतलब ये हुआ जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। जिसका मान बदलते रहता है, जैसे आ, जितने ABCD के जो लेटर्स होते हैं उसी फॉर्म में ये चर वाले जो पद होते हैं ऐसे होते हैं। एक्स होगा, वाई, जेड, ऐसे कुछ फॉर्म में, है ना। तो इसी रूप में तो ये होते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। तो ये जब भी जिस व्यंजक में प्रयोग किए जाते हैं वहां पे इनका जो मान होता है बदलते रहता है। और वही अचर पद होते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। अचर पद होते हैं जिनका, ये चर हो गए, और अचर पद में क्या होता है कि उनका मान नहीं बदलता है, जो वो अपने आप में क्या होते हैं, वो वो बदलते नहीं है। दो हो गई, 3, 4, 5, ऐसे ये सब क्या हो गए, अचर पद हो गए। और जो एक्स वाई जेड के जो रूप में होंगे वो सब क्या होते हैं, चर पद होते हैं। आपने बहुपद में देखा होगा, बहुपद में हम लोग क्या देख रहे थे कि मान लीजिए कोई बहुपद है 2x+3, 2x+ ऐसे 3 करके दिया हुआ हो, तो उसमें x जो होता है वह चर और जो संख्याएं होती हैं वो अचर पद हो जाती हैं, है ना। ये अपने आप में बदलने वाली नहीं होती है, बट यहाँ पे x का जो मान है वह कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। इसलिए इसका मान 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ये अपने आप में क्या है, फिक्स्ड नहीं है। इसलिए यह चर पद हो गए। और जो फिक्स्ड है, जो कंफर्म है कि हाँ अब ये तो 3 है, अब ये 3 तो कभी 5 के बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, तो यह अपने आप में क्या है, अचर पद कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद में क्या देख रहे थे कि अगर कोई व्यंजक है और 2x+3 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो वहां पे इसमें चर कितना है, एक ही चर दिखा, एक ही चर दिख रहा है ना। एक ही चर यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यंजक हो। मान लो मैं कोई बहुत बड़ा व्यंजक ले लूं, 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁵ प्लस 3x प्लस ऐसे करके कोई लिखा हुआ। इसमें देखिए चर भले ही 1, 2, 3, 4 बार प्रयोग किए गए, लेकिन यह चर क्या है, यह एक ही चर है। कौन है, एक्स है। यह अपने आप में एक ही है। ये नहीं है कि एक्स है फिर वाई है फिर जेड, ऐसा नहीं है। तो यह एक ही चर वाले बहुपद होंगे, यह भी एक ही चर वाला बहुपद है। यहां पे कहानी क्या है, दो चर। दो चर मतलब क्या हुआ कि एक्स के अलावे दूसरा भी कोई एक आवे, एक्स वाई जेड में से कोई दूसरा भी एक चर आवे। तो मान लीजिए मैं कोई पद लिख दूं, 2x प्लस 3y, है ना। 2x और जोड़ 3y प्लस 6, ऐसे करके मैं कोई एक पद लिख दूं। यह क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, यह एक चर नहीं है, यहाँ पे दो दो चर हो गए। x एक अपने आप में चर हो गया और y अपने आप में दूसरा चर हो गया। तो दो चरों से युक्त यह व्यंजक हो गया। ठीक है, यही कह रहा था, दो चर वाले, आप दो चर वाले, तो दो इसमें है ना,
इसमें कितने दो चर हो गए? 2 चर हो गए। अब आते हैं इसके अगले शब्द पे कि 2 चर वाले तो हो गए, लेकिन क्या? रैखिक समीकरण। ये जो पद हमको प्राप्त हुए हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये सब समीकरण नहीं है, है ना? ये सब समीकरण नहीं है, ये सब व्यंजक है अपने आप में। समीकरण के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक बायां भाग, एक दायां भाग। एक बायां भाग, एक दायां भाग। और जिनके बीच में क्या होता है? बराबर का चिन्ह लगा हो। अब भले ही इस व्यंजक के बाद, जैसे यहाँ पे यह व्यंजक लिखे, इसके बाद कुछ संख्या होनी चाहिए, बराबर के बाद कुछ संख्या होगी तो वह समीकरण में आ जाएगा। यहाँ भी बराबर के बाद कोई संख्या होती, चाहे वो 0 हो क्यों ना हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो ये अगर यहाँ पे कुछ संख्या आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह एक समीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ना, इधर करके 0 लिखा हुआ है, यह अपने आप में क्या है? एक समीकरण है। इसका रूप ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 6 को इधर भेज दूं -6, यह भी अपने आप में एक समीकरण हो गया। समीकरण मतलब कि दोनों तरफ दोनों भाग में कुछ न कुछ व्यंजक दिया होगा, ठीक है। बहुपद में क्या देख रहे थे? उसमें दोनों तरफ की बात नहीं थी, ठीक है। उसमें सिर्फ पद की बात थी, जिसमें कोई चर पद हो, कोई अचर पद हो, कुछ गुणांक हो, बस कहानी खत्म बहुपद की। लेकिन समीकरण में क्या हो गया? वो सारी चीज होंगे बहुपद वाले, लेकिन एक ये इसमें दूसरा भाग भी होगा, एक भाग और 2 भाग, इसमें दोनों भागों की चर्चा होगी, ठीक है। तो इसमें हो गया कि 2 चर वाले समीकरण हो गए, 2 चर वाले, है ना, 2 चर वाले समीकरण ये हो गए। 2 चर हो गया एक्स वाई, और इस समीकरण का रूप हो गया। अब रही बात अगला, इसमें शब्दावली जो है, उससे पहले जो शब्दावली दिया हुआ है, इस समीकरण से पहले क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ रैखिक। इसका मतलब क्या हुआ? रैखिक का मतलब होता है कि उस समीकरण में चर का जो घात हो वह क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ऐसा नहीं, मैंने जैसे 2x और प्लस मैंने ऐसे 3 लिख दिया, तो यह क्या है? यह रैखिक व्यंजक है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। और समीकरण के रूप में इसको बनाऊं, इधर 0 लगा दूं या कोई संख्या लगा दूं, तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। क्योंकि यहाँ पे क्या है? पावर में यहाँ पे चर का पावर जो घात हो वह 1 हो, 1 के बराबर हो। क्योंकि रैखिक बहुपद जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें उसका रूप क्या था? ax प्लस b के रूप में था। यहाँ पे ax b के रूप में यह व्यंजक है, a के जगह पे 2 है, x की जगह पे x है, प्लस का प्लस, और b के जगह पे क्या है? यहाँ पे 3 है। तो रैखिक समीकरण जो होंगे वह क्या होंगे? वही होंगे जिसमें चर का मान जो चर का जो पावर हो, जो घात हो, क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो 2 चर वाले जो मैंने यहाँ पे समीकरण जो लिखा है, 2 चर वाले, इसमें इनका पावर क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इनके जब घात 1 होंगे तो हम कह सकेंगे कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ठीक है। अब रही बात, इसमें कह रहा है कि युग्म, युग्म माने का, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, एक समीकरण नहीं, जोड़ा रूप में होना चाहिए, माने 2 समीकरण होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लिखूं 2x जोड़ 3 बराबर 0, और मैं एक नीचे और लिख दूं कि 6x, सॉरी इसमें हमको 2 चर वाले चाहिए ना, तो 2 चर वाले मैं कर दूं इसको 3y बराबर 6, और 6x प्लस 4y बराबर -7, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। यहाँ पे एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। इस समीकरण का क्या हो गया? जोड़ा हो गया, युग्म, है ना, इसी को युग्म बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण माने पावर 1 का युग्म, इनका जोड़ा, ठीक है। अब हम समझेंगे
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मूल रूप कैसा होता है। उन समीकरण का जो युग्म होगा उसका मूल रूप कैसा होगा। ये तो मूल रूप नहीं है, ये व्यापक रूप। ऐसे ये तो एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, उदाहरण के तौर पे लिए हैं। इनका जो मूल रूप होना चाहिए वो कैसा होता है, उसको कैसे निरूपित करते हैं, कैसे उसको हम उसका निरूपण करते हैं, ये समझते हैं, है ना। चलिए अब समझते हैं कि इनका व्यापक रूप कैसा होता है। इन समीकरणों का व्यापक रूप जो निरूपित करने के लिए होता है वो कैसा होता है। तो कैसा होगा, तो एक पहला समीकरण ऐसा होगा, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये पहला समीकरण है तो इसमें मैं a1 b1 c1 लगा देता हूं। और जो दूसरा समीकरण होगा वह होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये दूसरा समीकरण है तो इसमें a2 b2 और c2 लगा देता हूं। अब ये हमारा मूल रूप हो गया ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और ये दो दो हैं तो ये युग्म को भी यहाँ पे, युग्म की जो बात यहाँ पे हो रही है उसको ये क्या कर दिए, परिभाषित कर दिए। ये निरूपण हम इनको ऐसे करते हैं। ये हमारा हो गया निरूपित करने का तरीका। अब रही बात कि इन समीकरणों का हल कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए इस समीकरण के रूप में दो हमको, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया कि 2x प्लस 3y आप प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। 5x प्लस 4y बराबर 7 बराबर 0, प्लस 7 बराबर 0। ऐसे हमारे पास ये दो समीकरण हो गए। तो इनका हल करना होगा तो कैसे करेंगे। तो हल करने से पहले ये समझ लेंगे कि क्या यह दोनों समीकरण इस रूप में सेट कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो पहले समीकरण से हम पहला जो समीकरण का जो यहाँ पे जो निरूपण जो विधि निरूपण इसका जो व्यापक रूप दिया हुआ है, इस पहले समीकरण से इस व्यापक रूप को हम पहले मिलान करते हुए यहाँ से a1 b1 और c1 का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे a1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा 2। b1 के जगह पे क्या हो जाएगा, y का जो गुणांक होगा वह b1 होगा। तो y का गुणांक यहाँ पे पहले समीकरण में क्या है, b1 है। तो b1 के जगह पे यहाँ पे b1 के जगह पे क्या दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पे c1 के जगह पे क्या दिया है, अचर पद 5 दिया है। इस तरह से हमारा समीकरण 1 में a1 b1 और c1 हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। उसी समीकरण 2 में क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे कि 2 से a2 बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक 5, b2 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक 4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अचर पद 7। इस तरह से हम a1 b1 c1 हम क्या करेंगे, पहले ज्ञात कर लेंगे। इसको ज्ञात करने के बाद, ये सब चीजें देखने के बाद, उसके बाद हम इसके हल वाली विधि पे आएंगे कि इसको हल कैसे करना होगा। हम हल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x और y जो दो चर पद यहाँ पे दिख रहे हैं, x और y, इनका मान ज्ञात करना ही हल होता है। इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, कौन वो विधि होगी, कौन ऐसी विधि होगी जो इन समीकरणों में x और y इन दोनों चरों के मान को ज्ञात करने के लिए हमारी सहायता करने वाले हैं। तो चलिए अब हम उन विधियों पे आते हैं, वो हल करने वाली जो विधि है उस पे आते हैं। तो हल विधि में क्या देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। इसमें दो विधियां होती हैं, मुख्यतः दो विधियां होती हैं। वो होती हैं ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि तो अपने आप में यह अकेला होगा, यह अकेली अपने आप में विधि है। लेकिन बीजगणितीय विधि के अंतर्गत इसकी 3 विधियां निरूपित की जाती हैं।
3 विधियों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। बीजगणितीय विधि 3 विधियों को मिलाकर के बना हुआ है। पहला प्रतिस्थापन विधि, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये ग्राफीय विधि और ये 3 विधियां, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत ये 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र, इन चारों विधियों की सहायता से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल कर सकते हैं। मतलब कि उन दोनों चरों x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तब पहले हम समझेंगे ग्राफीय विधि द्वारा उन दोनों चरों के मान को व्यक्त करने का तरीका। वो हमारी विधि क्या होगी, वो तरीका क्या होगा जिसके माध्यम से हम ग्राफीय विधि के द्वारा वह चर, दोनों चरों का मान ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो ग्राफीय विधि मतलब क्या? ग्राफीय विधि मतलब जब हम ग्राफ का प्रयोग करके, ग्राफ समझते हो ना आप, एक्स और वाई वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। तो इसका हम प्रयोग करके इस ग्राफ पे हम कुछ चीजें करेंगे जिसके माध्यम से हम प्राप्त करेंगे कि एक्स और वाई का मान ज्ञात, एक्स और वाई का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम उसका जो व्यापक रूप होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको हम लिख लेते हैं कि ax क्या होता है, a1x b1y और c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा क्या होता है, a2x b2y और c2 बराबर 0 होता है, ये 2 हो गए। ठीक है, तो इसमें यदि कुछ कंडीशन देखेंगे, कंडीशन ग्राफीय विधि में हमारे जो हल प्राप्त होंगे एक्स और वाई के, वह उनकी कुछ स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी कि कब उनका मान ज्ञात हो पाएगा, कब उनका मान ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो इसमें 3 कंडीशन पढ़ेंगे। ग्राफीय निरूपण विधि का, ग्राफीय विधि का हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहला होगा कि यदि a1 ये रहा और a2 नीचे आ गया, और इधर हो गया b1 और नीचे आ गया b2। अगर a1 बटा b2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो समझिएगा कि इसका जो रेखा होगा ना, इसकी जो रेखा होगी, इस समीकरण की जो रेखा होगी इस ग्राफ में जो रेखा होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेदित होगी। प्रतिच्छेदित का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काटेगी। मतलब अगर 2 रेखा यहाँ पे होगी ऐसे करके, मान लो एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो इस कंडीशन में इनका हल जो होगा, एकमात्र कोई पॉइंट प्राप्त होगा, एक कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा जिसमें x और y का मान दिया रहेगा, जो अपने आप में क्या होगा, अद्वितीय होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि x और y का मान यहाँ पे एक मिल गया, फिर एक जगह और कहीं ये कटेगा, ये 2 बार नहीं कटेगा। ये कटना होगा तो एक ही बार कटेगा। कब एक बार कटेगा, जब x a1 और b1, a1 और a2 का जो भिन्न होगा वह b1 और b2 के भिन्न के बराबर नहीं होगा। तभी यह इनका जो ग्राफीय जो यहाँ पे रेखा तैयार होगा, इन दोनों समीकरणों का जो यहाँ पे रेखा बनेगा, एक समीकरण के लिए ये हो जाएगा। मान लीजिए पहला जो समीकरण होगा, समीकरण पहला का जो रेखा होगा मान लीजिए ये रहा, समीकरण दूसरा का रेखा ये रहा। तो इन दोनों रेखाओं के ये जो कटान बिंदु हैं,
इस कटने वाले बिंदु पे जो x और y का जो मान होगा ये क्या होगा, ये हमारा अद्वितीय होगा। मतलब एक बार जो प्राप्त हो गया बस वही रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो A1/A2 और B1/B2 जब आपस में बराबर नहीं होंगे तब प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, है ना। और इनका हल जो होगा एकमात्र हल होगा, एक ही हल होगा, एक हल होगा, है ना। माने x का मान जो होगा और y का मान जो होगा क्या होगा, वह एक ही बार होगा, एक बार होगा। अब आते हैं अगले कंडीशन पे। इसमें 3 कंडीशन पढ़ना है। ग्राफीय विधि में हमको 3 स्थितियां पढ़नी है। पहला हो गया, दूसरा समझिए, जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 आपस में सबके भिन्न बराबर होंगे। माने A1 और A2 का जो भिन्न होगा B1 और B2 के भिन्न के बराबर हुआ, और यह B1 और B2 का जो भिन्न होगा वह C1 और C2 के भिन्न के बराबर होगा। एक दूसरे से जब बराबर होंगे तब इस स्थिति में इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं बनेंगी उस ग्राफ पेपर पे, है ना, इस ग्राफ पे, वह क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती मतलब क्या हो गया, संपाती मतलब क्या हो गया कि वह एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहेंगी, है ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहेंगी। और इसे चढ़े रहेंगे एक दूसरे के ऊपर में तो इनका जो हल प्राप्त होगा, एक जगह तो कट नहीं रहे हैं ना, ये अनेकों जगह कट रहे हैं, एक अनेकों जगह आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इनका जो हल होगा वह x का मान अनेक होगा और y का मान भी अनेक होगा। इसलिए इनका क्या हम कह सकते हैं कि अनेक हल होगा। ऊपर वाले में एक हल हुआ, इसमें अनेक हल प्राप्त होगा। कब, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के भिन्न रूप जो होंगे आपस में बराबर होंगे, उस कंडीशन में इसका जो मान होगा, चर का जो मान प्राप्त होगा वह क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है। अब आते तीसरे कंडीशन पे आते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि A1 और A2 मान लीजिए बराबर है B1 और B2 के भिन्न के, और B1 और B2 जो है वह C1 और C2 के भिन्न के बराबर नहीं है, और ना A1 A2 इसके भिन्न के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये दोनों जो रेखाएं होंगी, ये दोनों जो रेखाएं होंगी वह क्या होंगी, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। एक दूसरे से ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। और समांतर होने से क्या होंगी, ये ऐसे होंगी। इन दोनों समीकरणों का जो रेखा प्राप्त होगा ग्राफ पे वो ऐसे होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल ही नहीं मिलेगा। कोई हल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को ये कभी काट ही नहीं रही है। और जब तक ये दूसरे को काटेंगी नहीं तब तक क्या होगा, x और y का मान कुछ प्राप्त हो नहीं पाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया ग्राफीय विधि के अंतर्गत ये 3 कंडीशन, ये 3 स्थितियां, है ना, जिनके माध्यम से हम इसके चर के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब वो भी मान होंगे तो कितने होंगे, एक होगा कि अनेक होगा, वह भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी, कि दूसरे पे ऐसे चढ़े रहेंगी, ये सब चीजें भी हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और इन पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। ये सब चीजें आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब ग्राफीय विधि द्वारा इसमें हम कोई, इसमें पहले वाले कंडीशन पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पे हम आपको एक इस विधि के द्वारा एक हल करके दिखलाते हैं कि ग्राफ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एक हम समझा देंगे, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है। चलिए, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है इसको। तो यहां पर देख लेंगे कि A1
बराबर क्या है, ये पहला समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण a1 x b1 y c1 बराबर 0। दूसरा a2 x b2 y c2 बराबर 0। मैं पहले काम करता हूं, इस समीकरण को, इसका जो व्यापक रूप होता है इसके अनुसार पहले इसको बदल लेता हूं। तो 2x प्लस वाई, ये इसको ऐसे इधर कर लूंगा तो -5y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरे को कर लेता हूं 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे a1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, b1 क्या हो गया, y का गुणांक 1 हो गया, और c1 क्या हो गया, c1 क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, दूसरे समीकरण से a2 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, b2 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, c2 बराबर क्या हो गया, -8 हो गया। इस तरह से हमारे पास इन दोनों समीकरणों का a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। अब इसे हम देख लेते हैं कि ग्राफीय विधि के अंतर्गत जो 3 स्थितियां हम पढ़े हैं, पहला का कोई एक हल, दूसरे का अनेक हल, तीसरे का कोई हल नहीं, उन तीनों में से यह समीकरण जो प्राप्त हो रहा है हमको, यह किस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 बटा a2 का जो भिन्न है वह b1 बटा b2 के भिन्न के बराबर है कि नहीं है। ये पहला समीकरण ये कह रहा था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, पहला जो इसका कंडीशन था इस ग्राफीय विधि का, यही कह रहा था। तो देखते हैं कि ये जो चीजें प्राप्त हो रही हैं क्या इस कंडीशन को वैलिड कर रही हैं। तो a1 बटा a2 यहाँ पे 2 बटा 3 बराबर b1 बटा b2 1 बटा 2, यह यहाँ पे क्या हो गया, यह एक दूसरे को बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब बराबर नहीं है इसका क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, है ना। मतलब कि रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, एक जगह काटेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के लिए पहले एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ये समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। कौन समीकरण, ये जो पहला जो समीकरण हमको प्राप्त हो रहा था। ठीक है, ये प्रयोग मिटा देते हैं यहाँ पे। और दूसरे समीकरण के लिए दूसरा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, x और y। कम से कम 2 x का मान 2 y का मान यहाँ पे, और दूसरे समीकरण में भी x का मान 2 y का मान 2 बना लेंगे ऐसे। ठीक है, पहला समीकरण यहाँ पे 2x प्लस y -5 बराबर 0, और दूसरा यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है कि 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, ऐसे है। तो पहले पहले वाले से करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर 5, इधर चला गया, और 2x बराबर कर सकते हैं 5, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, y बराबर कर सकते हैं 5 माइनस 2x, है ना। अब यहाँ पे बारी बारी से हम x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x के लिए यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी। मैंने यहाँ पे x का वैल्यू रख लिया 0, x का रखूंगा 0, तो यहाँ पे इस बॉक्स में पहले 0 भर लूंगा।
x का 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे 0, ठीक है, x बराबर मैंने 0 रखा, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 गुणे 0 0, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स में भर लूंगा 5, ठीक है। फिर से क्या करूंगा मैं, x बराबर मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, x का वैल्यू 1 रख लेता हूँ यहाँ पे, x का वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 2 गुणे 1, तो 5 माइनस 2 गुणे 1 मैंने 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो y बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 3, तो y x का रखे 1 तो y मिला 3। इस तरह से हमारा ये डब्बा कंप्लीट हो गया। अब इस डब्बे पे आते हैं, चलिए अब ये सेकंड नंबर जो इक्वेशन है इसका हम करते हैं। तो 2y को इधर ही रहने दें और 0 के इधर 8 को भेज दें, तो क्या हो जाएगा +8, और जब ये इधर आ जाएगा इसको इधर भेज दें तो -3x, तो फाइनल हमारा रूप कैसे बनेगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, ठीक है। तो y बराबर क्या बन जाएगा 8 माइनस 3x बटा 2। अब यहाँ पे अब x का मान रखते हैं 0, x का मान रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0 कर देगा, तो 8 में से 0 गया, 8 में से 0 गया तो 8 और नीचे 2 कटेगा, कितना बनेगा 4, तो y का मान क्या होगी मिलाया में 4 बना, ठीक है। अगला स्टेप में जब x बराबर, अब यहाँ पे x बराबर कुछ रख लेते हैं 2, ठीक है, x बराबर 2, तब y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान तब क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 में से ये जब x यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 में 3 से गुणा होने पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा और नीचे 2 का 2 रह गया, तो 8 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर में 2 हो जाएगा नीचे में 2 कैंसल हो जाएगा, आंसर मिलेगा हमको y की जगह पे 1, यहाँ पे रख दिए, x का जगह पे रखे 2, y का मान क्या मिला 1 मिला। आप कह रहे हो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x का मान 2 y x का मान 0, ऐसे आप क्यों रख रहे हो, तो आपको बता दें कि x का मान यहाँ पे 0 रखे 1 रखे 2 रखे 3 रखे, कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, ठीक है। ये एक्चुअल आंसर तो है नहीं, आपको सिर्फ किसी तरह करके इसको ग्राफ पे पहले इन सारे चीजों को प्लॉट करना है, उस पे रखना है, उसके बाद वहां से जब रेखाएं कटेंगी तब वहां पे x और y का एग्जैक्ट जो उसका जो मान होना चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास दोनों डब्बा तैयार हो गया, दोनों समीकरणों का 2 ठो ऐसे बॉक्स पहले हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, अपने से x का मान या y का मान कुछ रख करके। अब जैसे ही ये दोनों डब्बा प्राप्त हो जाएगा तब हम चलेंगे किधर ग्राफ पे, और ग्राफ पे इनके पॉइंट्स को हम रखेंगे, कैसे पॉइंट्स बनेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं इसके लिए इसका पॉइंट क्या क्या बनेगा, इसके पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, एक्स और वाई के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या बनेंगे, जो ग्राफ पे हम रख सकेंगे वो बनेंगे 2 पॉइंट्स, कौन कौन, एक एक्स का 0 वाई का 4, और एक और क्या बनेगा एक्स का 2 और वाई का 1, ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ बनेंगे। वैसे यहाँ पे बनेंगे 2 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ पे बनेगा एक तो एक्स का 0 और वाई का 5, और दूसरा पॉइंट्स क्या क्या बनेगा, एक का एक्स का 1 और वाई का 3। इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे यहाँ पे इनको हम रखेंगे। समीकरण हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 समीकरण हैं, उन दोनों समीकरणों का समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 हमारा 2x
प्लस वाई बराबर 5 कर लीजिए, और एक है 3x प्लस 2y बराबर 8 कर लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों की रेखाएं यहाँ पे खींचनी है, किसके हेल्प से? इनके जो कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए हैं उनके हेल्प से। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या प्राप्त हुए हैं हमको? पहले वाले का मिला है x का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x का 0 और y का 5, और दूसरा का मिला है, और दूसरे इसी समीकरण का एक और कोऑर्डिनेट मिला है 1 और 3, दूसरे का मिला है 0 और 4, एक मिला है 2 और 1। ऐसे इनको रखा जाए, पहले रखा जाए 0 और 5, तो x का 0 कहाँ होगा? y एक्सिस पे होगा, y पे होगा, और y का 5 कहाँ है? यहाँ पे। तो x का 0 और y का 5 यहाँ बना, 0 और 5, ठीक है। पहला वाला होता है x का कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y का कोऑर्डिनेट, ये आपको जानकारी होगा पहले से। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 3, 1 और 3, तो x का दिया है 1, यहाँ पे x का 1 है, और y का 3 कहाँ है? यहाँ पे है। तो x का 1 है तो ऊपर चलेंगे, y का 3 को आगे बढ़ाएंगे, ये ऊपर चलेगा ऐसे, यहाँ पे ये कटेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बना? 1 और को प्लॉट कर दिया। अब आगे आते हैं अगले समीकरण पे, 0 और 4, तो x का 0 y एक्सिस पे, y का 4 यहीं पे, तो क्या हो जाएगा? 0 और 4, और एक दूसरा दिया है 2 और 1, 2 और 1, x का 2 y का 1 यहाँ पे, तो ये ऐसे बड़ा ऐसे, यहाँ पे हो गया 2 और 1। अब पहला जो समीकरण हमारा था 0, 5 और 1, 3 जिसका कोऑर्डिनेट आया है, वह इसका लाइन ये रहा, ठीक है, ये रहा। और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा, उसका ये रहा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा आकर यहाँ कटेगा। तो हमारा जो यहाँ पे ये दोनों का जो कटान हुआ, जो प्रतिच्छेदन हुआ, इसी पॉइंट पे हुआ जहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 1 है। यही हमारा आंसर हो गया। आप इनको चाहें तो रख करके जांच कर सकते हैं, हमारा जो आंसर ये प्राप्त हुआ है इस समीकरण के दाएं और बाएं भाग को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रख करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे रखिए x के पास 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हो गया y का मान 1, तो 2 दूना 4 और 1, y का मान 1, कितना हो जाएगा? 5। तो इधर LHS में हो जाएगा, दाएं बाएं भाग में हो जाएगा 5, और इधर दाएं भाग में दिया है 5 पहले से, तो ठीक है, तो इधर भी 5, इधर भी 5। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट कर पा रहा है। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, x का मान रखो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, और y का मान रखो यहाँ पे 2 एकम 2, तो 6 और 2 8, इधर भी 8, इधर भी 8। इस तरह से हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ है यह सही है, और यह ग्राफीय विधि द्वारा इस तरह से हमारा ये हल प्राप्त हुआ। ग्राफीय विधि द्वारा इस तरह से हल हुआ जिसका हम x और y का मान ज्ञात कर सके। और यहाँ पे जो ये आंसर प्राप्त हुआ हमको, x और y का जो मान प्राप्त हुआ, यह अद्वितीय हल कहलाएगा। अद्वितीय हल मतलब कि अब x और y का मान जो ये प्राप्त हुआ है 2 और 1, यह अब बदलेगा नहीं। ये ऐसा नहीं होगा कि अब x का मान दूसरा भी कुछ प्राप्त होगा, y का मान कुछ और भी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। अब यह जो प्राप्त हुआ है इस इक्वेशन के लिए, इन दोनों समीकरणों के लिए एकमात्र यही हल होगा, दूसरा हल अब नहीं होने जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफीय विधि द्वारा हल करने की विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीनों विधियों के बारे में समझने के लिए। तो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत सबसे पहला जो विधि होता है वो क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, चलिए आगे इसको समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि ये क्या होता है? तो प्रतिस्थापन विधि मतलब होता है कि प्रतिस्थापित करना। इसमें क्या होता है कि एक चर से, इसमें होता है कि एक
समीकरण से चर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित होता है। माने एक चर को लाकर के एक चर का मान दूसरे चर का मान ज्ञात किए जाने की विधि। एक समीकरण से चर का मान बनाए और कुछ क्षणिक के लिए बनाए और फिर उसको दूसरे समीकरण में चर के मान को ज्ञात करने के लिए उसका हम प्रयोग किए। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक उदाहरण लिया। उदाहरण के तौर पे मैंने दो समीकरण लिया। पहला समीकरण हो गया x प्लस 3y बराबर 6 और एक और लिया 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या किए, पहले समीकरण से हमने क्या किया कि x का मान बनाया समीकरण 1 से। टेम्परेरी मैंने कुछ देर के लिए इसका मान बनाया x बराबर 6 में से 3y को इधर फेंक करके माइनस कर लिया। तो x का मुझे एक प्राप्त हुआ व्यंजक x का 6 माइनस 3y के रूप में। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में इसका जब प्रयोग करेंगे कैसे, तो 2x माइनस 3y बराबर 12 है ना, समीकरण 2। तो इसमें 2 के बगल में जो x है, x के बगल में यहाँ पे x का जो यहाँ पे वैल्यू हम बनाए हैं, इसका जो व्यंजक तैयार किए हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब माइनस 3y बराबर 12। तब यहाँ पे हमने आप एक चीज देख सकते हो कि मैं इस प्रतिस्थापन की विधि द्वारा x का यहाँ व्यंजक तैयार किया और उसको ले जाकर के दूसरे समीकरण में मैं अब उस x के जगह पे रख दिया। आप चाहें तो y के साथ में भी कर सकते हैं, y का भी व्यंजक तैयार करके y के स्थान पे ला करके यहाँ पे रख करके इसका समीकरण ऐसे कुछ बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यह यहाँ पे जो चर है y और यहाँ भी y, यह अब सेम दिख रहा है ना, माने एक चर वाला ये समीकरण तैयार हो गया। तो एक चर में जब तैयार हो जाएगा तो यहां से इस चर का मान प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे, तो ये जब 2 अंदर गुणा करेगा, दोनों से करेगा, 2 6 के 12 और 2 3 6, माइनस से माइनस लगा दिए और y यहाँ पे है ऐसे, माइनस 3y बराबर 12 हो गया। यहाँ पे 12 को मैं ऐसे रहने दूं, माइनस 6y और 3y कितना हो जाएगा, माइनस 9y 12। तो 12 को मैं इधर फेंक दूं तो माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। 9 इधर जाएगा नीचे है ना, 9 को इधर भेजेंगे नीचे तो 0 कर देगा। तो y का मान ऐसे हमको 0 प्राप्त हो गया। तो ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा हमने y का मान 0 प्राप्त कर लिया। देख रहे हैं ना कैसे। अब इस y का मान 0 को हम यहाँ पे इस समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। तो x का समीकरण 3 से x का मान चाहे तो हम ज्ञात कर सकते हैं। 6 माइनस 3y जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 माइनस 3y की जगह पे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 0 बराबर 6। तो x का मान क्या मिला, x का मान क्या मिला, 6 मिला। इस तरह से हम x और y का मान इस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली विधि पे, विलोपन विधि। इस विधि में क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों में से किसी एक पद को, माने किसी एक चर पद को गायब कर देंगे, उसको विलोपित कर देंगे ताकि दूसरा चर पद हमको प्राप्त माने बच जाए उस समीकरण में। फिर वहां से हम उसको
उसका मान ज्ञात कर सके। कैसे, देखिए मान लीजिए x प्लस 3y ऐसे करके एक समीकरण है और 2x माइनस 3y एक ये समीकरण है। अब विलोपन विधि कहता है कि इसमें से ये x वाले पद को या y वाले पद को आप गायब कर दीजिए, ताकि सिर्फ उसमें से कोई एक पद बच जाएगा और फिर वह आसानी से अपना मान ज्ञात कर सकेगा। लेकिन समस्या ये है कि विलोपन विधि के अंतर्गत एक नियम क्या है कि वही चर पद आपस में विलोपित होंगे, वह गायब होंगे उस समीकरण से जब उनके सामने का चिन्ह बराबर होगा। सामने का चिन्ह मतलब कि यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे चिन्ह वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो y पद के पास क्या है, y वाले चर पद के पास क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों के पास बराबर के चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होना चाहिए था। दोनों के पास क्या है, बराबर के चिन्ह नहीं है, इसलिए यह दोनों पद विलोपित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बराबर किसका किसका दिख रहा है चिन्ह से, यहाँ पे सामने चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ सामने चिन्ह क्या है प्लस, तो ये दोनों विलोपित हो सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है कि विलोपित होने के लिए तो तैयार हो गए कि इसके पास चिन्ह बराबर मिल गए, लेकिन इनके जो गुणांक हैं वह भी बराबर होने चाहिए। तो बराबर गुणांक नहीं है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 2x जैसा बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे ताकि इसको 2 मिल जाए। तो जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो यह कैसा दिखेगा, 2 गुण x तो 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 तिहाई 6 6y हो जाएगा, बराबर 6 दूना 12, ये 12 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो समीकरण पहला जो था वह कुछ ऐसे रूप में हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। और ये जो समीकरण है दूसरा, यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 12, अब ये ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ना। आप देखिए कि अब यहाँ पे दोनों पद ये बराबर भी दिख रहे हैं और इनके चिन्ह भी आपस में बराबर दिख रहे हैं। अब विलोपन विधि के अंतर्गत अगला जो पड़ा इसमें जो स्टेप होता है वो होता है घटाव करने का। जब हम घटाते हैं तो जो नीचे वाले जो पद होते हैं, यहाँ पे टेकी वे में आपको समझा दूं कि नीचे वाले जो पद होते हैं उनके जो चिन्ह होते हैं वो विपरीत हो जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे घटाव करेंगे, इनको जब हम घटाव करेंगे, जब यहाँ पे इनको घटाव करेंगे, पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण का जब हम घटाव करेंगे, घटाव करने से यहाँ पे क्या होगा, इसका जो चिन्ह होगा वह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो चिन्ह माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका जो चिन्ह है प्लस का वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए जब यह प्लस में है और नीचे वाला जब माइनस हो जाएगा तो आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे जो 6y है ये तो प्लस में है, नीचे वाला जो माइनस 3y था यहाँ माइनस लगने से क्या हो गया, अब ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3y 6y से जब प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। इधर देखिए 12 में से ये माइनस 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 0/9 बराबर 0। तो y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इस y के मान को जैसे हम 0 प्राप्त कर लेंगे, इस y का मान को हम इसमें किसी भी समीकरण में रख करके प्राप्त कर लेंगे। इनका x का जो अगला जो चर पद है वो x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले बार समीकरण से ही देख लीजिए, पहला समीकरण क्या था, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 गुणे 0, ऐसे हो जाएगा ना। तो 6 0 0 हो जाएगा, आंसर 6 मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इस तरह से y और x का मान हमने यहाँ से इस विधि के द्वारा ज्ञात कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी विधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको दोबारा तिबारा आप जितना बार देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। अब हम आते हैं बीजगणितीय विधि के
अंतिम विधि पे वह होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये रहा बीजगणितीय विधि का लास्ट विधि, वज्र गुणन विधि। इसमें क्या होता है कि जब भी दो समीकरण हमको प्राप्त होते हैं तो उसमें x और y का दोनों चर का मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि हमको ये क्लियर करना होता है, वहां पे स्पष्ट करना होता है कि क्या वह दोनों समीकरण का जो हल प्राप्त होने वाला है वह अद्वितीय हल होगा। अगर उन दोनों समीकरणों का जो हल प्राप्त होगा अगर अद्वितीय होगा तभी जाकर के बीजगणितीय विधि के अंतर्गत वज्र गुणन विधि का क्या होगा, वहां पे प्रयोग किया जाएगा। तो अगर हमको x का मान ज्ञात करना है ना, और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और यहां पर रखना पड़ता है ऊपर में 1। यहाँ पे अब x y का मान ज्ञात करने के लिए हमको कुछ यहाँ पे विधि देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी विधि होती है इस विधि के अंतर्गत जिसका हम प्रयोग करते हुए x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको जब हल करने चलेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में, दो समीकरण में जो आपको एग्जाम्पल के रूप में जो मिलेगा उसमें x को अगर ज्ञात करना होगा तो x वाले के अलावा जो इधर के जो गुणांक होंगे सिर्फ गुणांक को लेना है। गुणांक मतलब यहाँ पे b1 b2 है, यहाँ पे अचर पद के रूप में c1 c2 है। माने जो अचर पद है ना, उनको सिर्फ लेंगे, सिर्फ संख्याओं को लेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, अचर पद होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनको लेंगे। यहाँ पे x का अगर हमको मान ज्ञात करना है तो x के लिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे कुछ x को ऊपर रख करके नीचे ऐसे लाइन करके और नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। किन में, सिर्फ इन संख्याओं में, सिर्फ इन अचर पदों में। तो पहले किससे हम गुणा करेंगे, पहले ऊपर वाले को इधर नीचे वाले से और फिर दूसरे वाले में नीचे वाले को ऊपर वाले से, इन दोनों के बीच में घटाव कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा x का मान हो जाएगा। कैसे, तो मान लीजिए हमको x का करने जाना है तो x के अलावा इनको हम ढक लेंगे और ढकने के बाद मान लीजिए हमने ढक दिया, हमने इसको ऐसे ढक दिया तो क्या मिला, क्या मिल रहा है, b1 अचर पद में क्या मिल रहा है, b1 c2 और b2 c1 मिल रहा है, राइट। तो b1 को c2 से गुणा कर लेंगे और फिर घटाव करके b2 को c1 से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे b1 को c2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, और घटाव करके b2 को c1 से कर लेंगे। ये हमारा x के लिए हो जाएगा। y के लिए क्या करेंगे, जिसको प्राप्त करना है उसको हम ढक देंगे। तो y को अगर हम ढक देते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा, ये a1 और c2 के बीच में गुणा होगा, a1 और c2 के बीच में गुणा होगा, घटाव करके फिर y वाला तो ये जो पद है वो तो ढका हुआ है तो बच जाएगा a2 और c1, इधर a2 और c1 से हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। अब आते हैं 1 में। 1 माने इसको, ये अचर पद वाले कंपोनेंट्स को, इनके पद को ढक लेना है। जब इनको ढक लेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, इधर में a1 b2 a2 a1 प्राप्त होगा। तो a1 को b2 से कर लेंगे और a2 को b1 से कर लेंगे। इस तरह से घटाव कर लेंगे आपस में, है ना। यही हमारा क्या होता है, x और y का मान ज्ञात करने के लिए असली जो रूप होता है यही होता है ना। इसका जो नीचे में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, x का मान ज्ञात करने के लिए हमारा हेल्प करेगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल हम कोई लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कोई ले लिए 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इनको तो पहले हम दोनों समीकरणों को हम ऊपर के जैसा व्यापक रूप में पहले इसको हम अरेंज करेंगे
तो क्या करेंगे सबसे पहले 2x प्लस वाई के बगल में 5 को बराबर के इधर ला करके -5 बराबर 0 लिखेंगे। और फिर ठीक वैसे ही इसको भी करेंगे 3x प्लस 2y 8 को बराबर के इधर ला करके -8 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखिए, तो यहां पे हमने क्या किया, तिरछा तिरछी जो हमने यहाँ पे कहानी किया था, वैसे ही चाहो तो आप यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल करके यहाँ पे पुट करके भी रख करके भी बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी करके बना सकते हो, है ना। और नहीं तो आप डायरेक्ट इसी विधि को डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई करके बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहले ये भी चेक कर सकते हो कि यह क्या अद्वितीय हल को ये फॉलो कर रहा है। जो कंडीशन था ना ग्राफीय विधि के अंतर्गत अद्वितीय हल वाला, तो उसका ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 का भिन्न जो होता है यह बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे है कि नहीं है, देख लो। तो A1 की जगह पे 2 है, A2 की जगह पे 3 है बराबर, B1 की जगह पे 2 है और B2 की जगह पे भी यहाँ पे 2 है। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, जब बराबर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि वज्र गुणन विधि कहता है कि अद्वितीय हल वाले जो समीकरण होंगे उन्हीं के लिए यह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम चलिए इसको बनाते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बतलाया कि नीचे पहले और y के लिए, तो नीचे पहले आप क्या करिए, B1 सीट यहाँ पे जो मैंने किया तिरछा तिरछी, तो x का अगर करना है तो क्या करेंगे, x वाले को कवर कर देंगे, जो बच जाएगा उसको डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके अचर पद क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -8 8 है, तो 2 को -8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 को -8 से गुणा करेंगे और फिर माइनस कर लेंगे, और ये 2 गुणा कर लेगा -5 से, 2 गुणा कर लेगा -5 से, हो गया। y के लिए यहाँ पे y के जो कंपोनेंट्स उसको ढक देंगे, तो बचेगा इधर 2 इधर 8, ये तो ढका हुआ है, तो 2 से -8 में, तो 2 गुणे -8 माइनस 3 से गुणा करेंगे -5 को, तो हो जाएगा 3 गुणे -5। ये हो गया y के लिए। अब आते हैं एक के लिए, ये ढक दिए, बच गया x का गुणांक और y का गुणांक, तो इधर करेगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, x बटे 2 गुणे -8 कितना हो जाएगा, -16, ये हो जाएगा प्लस 5 दूना 10, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए y के नीचे 8 गुणे -10, 8 गुणे 2, 2 गुणे 8 -8 कितना हो जाएगा, -16, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15, इधर हो जाएगा 2 दूने 4 माइनस 2 तिया 6, ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 -6। ठीक है, तो x के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे 16 में से 10 गया, -16 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। y के नीचे क्या हो जाएगा, -16 में 15 -1 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 1 नीचे में -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से x बट्टा -6 को हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे।
तो x बराबर क्या मिलेगा, ये जाएगा इधर, तो -6 ऊपर -2 नीचे हो जाएगा ना ऐसे। तो ये हो जाएगा, कैंसिल होगा, 2 3 6, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस में 3। ठीक है। अब वैसे ही अब y के लिए, जब y का तुलना होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर -1/-2, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2, है ना। इस तरह से हमारे पास ये दो आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू 1/2 आया है, मतलब 0.5 आ जाएगा, है ना। 0.5 आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बीजगणितीय विधि द्वारा ये जो वज्र गुणन विधि था ये भी समझ में आपको आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। और मैथ्स को लेकर के कोई भी डर है, हेजिटेशन है, तो मेरे से जुड़े रहें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय की प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।